सुप्रीम कोर्ट की कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनाई गई जिस कमेटी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसके सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं और इससे जुड़ा उनका 2019 का वीडियो और कुछ ट्वीट सामने आए जिसमें वो खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई दिए। इस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोषणा पत्र की तुलना करते हुए कांग्रेस का समर्थन किया। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया था। मान से पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में शामिल अशोक गुलाटी भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में बड़े पद पर थे और अब इसी कमेटी के एक और मेंबर भूपेंद्र सिंह मान का भी कांग्रेस कनेक्शन सामने आया। लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी से संबंध होने की बात को सिरे से नकार दिया। Every time formal manifestos used to be coming in and nothing concrete was happening. This time we find that there seems to be a policy shift with Congress manifesto. We have decided that we will support Congress all over to get this government, Congress government, and to defeat BJP government. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के बनाए तीनों कृषि सुधार कानूनों पर बड़ा आदेश जारी किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने अगले आदेश तक इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। साथ ही मामले के समाधान के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के बीएस मान, किसानों के संगठन शेतकरी संगठन के अनिल घनवट, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और खाद्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोशी शामिल हैं, जो 10 दिन के अंदर किसानों के मुद्दों को सुलझाने पर काम शुरू करेंगे और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जबकि सरकार ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी संगठन और पीएफआई के शामिल होने का मुद्दा भी सुनवाई में उठाया और कोर्ट में आईबी की रिपोर्ट सौंपने की बात कही। देखिए, जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक के लिए तीनों कानून स्टे कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत अदालत की बनाई कमेटी से नाखुश दिखे और उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग फिर दोहराई। कानून वापसी ले लो, हम अपने घर जाएंगे। रामलीला मैदान में को हमें वहाँ रामलीला का पाठ करना, तो मतलब इस जगह से आप लोग अभी नहीं हटे? ना हम नहीं हटते। कृषि सुधार कानून पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद भी किसान प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। उन्होंने दिल्ली से लगी बॉर्डर को खाली करने से इनकार कर दिया है। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार उनकी कानून खत्म करने के बजाय आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। कोर्ट के फैसले से भी किसान संगठन संतुष्ट नहीं है और वो आगे भी आंदोलन को जारी रखेंगे। उधर 26 जनवरी को भी किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे। जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो आज रास्ते पे बैठे, उनको भी न्याय मिलेगा। कुछ किसान फ्रीडम चाहते हैं, उनको भी फ्रीडम मिलेगा और एक तरीके से पूरे देश के किसानों को इसमें न्याय मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, उनकी आय बढ़ेगी। इसकी दिशा में एक रिपोर्ट कमेटी तैयार करके सरकार को पेश करेगी। एक सदस्य के तौर 26 का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह पीसफुली है। हमारा जो तरह तरह के मतलब प्रचार किया जा रहा है कि लाल किला पे झंडा चढ़ाएंगे, जलाएंगे और हम पार्लियामेंट को पर कब्जा करेंगे, कोई ऐसी वैसी बातें जो आ रही हैं वो बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं। हमारा ना ऐसा कोई प्रोग्राम है। हमारा ये प्रोग्राम है कि हम उस दिन परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड होगी उस दिन दिल्ली में जाकर। उस पर कोई दूसरी किसी तरह की कोई वायलेंस करने की, वायलेंट होने की किसी की कोई मंशा नहीं है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के लिए एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता दरभंगा की एक सड़क के किनारे बैठ गए और उन्होंने विरोध जताने के लिए वहां से गुजर रहे लोगों की जूतों की पॉलिश करना शुरू कर दिया। युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को सुर्खियों में लाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने जूते पॉलिश करने का तरीका अपनाया। बिहार के युवाओं को रोजगार देना होगा। वहां से गुजर रहे कई लोगों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से अपने जूते भी पॉलिश करवाए। केंद्र सरकार पर युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने बहुत देर तक प्रदर्शन किया। युवा को रोजगार देने का काम कौन करेगा? गरीब किसान मजदूर को रोजगार देने का काम कौन करेगा? प्रदर्शनकारियों ने केंद्र के साथ नीतीश कुमार की सरकार को भी घेरा और रोजगार के मुद्दे पर जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। पटना में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। यह हंगामा पार्टी दफ्तर में राज्य के नए प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास के सामने हुआ, जहां पार्टी के दो गुटों के बीच पहले तो खूब बहस हुई। इस दौरान मंच से दूसरे नेताओं ने कई बार उनसे शांत रहने की अपील की, जिसका कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच एक नेता ने गुस्से में आकर कुर्सी उठाई और उसे मंच पर फेंक दिया। मंच की तरफ कुर्सी फेंके जाने के बाद तो नौबत मारपीट की आ गई। माहौल खराब होता देख कुछ लोग कुर्सी फेंकने वाले नेता को बाहर निकालने लगे, लेकिन उनके समर्थन में पार्टी के कई कार्यकर्ता उठ खड़े हुए और बैठक बीच में ही छोड़कर जाने लगे। वहीं दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना जारी रखा, जिसके बाद कांग्रेस के नए प्रभारी को सामने आना पड़ा। उन्होंने भी वहां हो रहे हंगामे को शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी गई। बताया गया कि बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखने के मुद्दे पर यह बवाल हुआ। बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया। देश में शुरू हो रहे वैक्सीन के सबसे बड़े महाअभियान से पहले अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कार्गो प्लेन के जरिए वैक्सीन 12 अलग अलग शहरों तक पहुंचा दी गई। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच इस काम को पूरा किया गया। पुणे से यह वैक्सीन दिल्ली, करनाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत 12 शहरों के लिए भेजी गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड कई शहरों में पहुंच भी गई। दिल्ली, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और मोहाली समेत कई शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को स्टोर रूम में पहुंचाया गया। तो राज्यों के साथ भारत सरकार का बहुत नज़दीकी कोलैबोरेशन हो रहा है। वैक्सीन के रोल आउट के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। ऑल प्रिपरेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द वैक्सीन रोल आउट फ्रॉम 16 जनवरी 2021। तो तैयारियों में क्या किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को प्रशिक्षित करना। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां निभानी हैं। एक वैक्सीनेशन टीम में 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक वैक्सीनेटर होगा और 4 अन्य लोग होंगे। तो वो जो 4 अन्य लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। वही संख्या 3,70,000 की है और जो वैक्सीनेटर हैं वो 2 लाख है। हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन आ रही है इस फर्स्ट फेज के इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आ रही है और 93,000 डोजेज उसमें होंगी, कोविशील्ड के नाम से होगी ये, और उसमें 386 जो है हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स जो बने हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे। बंगाल चुनाव में दो हाथ करने के लिए तैयार बीजेपी और टीएमसी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में पदयात्रा की, जिसमें बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। ये सभी लोग कदम से कदम मिलाते हुए कोलकाता की सड़कों पर उतरे। उनके साथ स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की झलक दिखाती एक झांकी भी थी, जिसमें एक शख्स उनकी वेशभूषा पहनकर और तिरंगा लेकर शामिल हुआ। मार्च में शामिल हुए बीजेपी नेता स्वामी विवेकानंद का गुणगान करते हुए उनके पुश्तैनी घर तक गए। स्वामी विवेकानंद वो नाम है जो बंगाल के रगों में सेंटिमेंट बनकर बहता है। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर शाम बाजार से लेकर के शिमला स्ट्रीट तक ये एक रैली निकाली जा रही है। बीजेपी के इस मार्च में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो थे झंडे, क्योंकि कोई भी शख्स पार्टी का झंडा लेकर पदयात्रा में शामिल नहीं हुआ। ये लोग ओम लिखे भगवा झंडे और तिरंगा लेकर मार्च का हिस्सा बने और संदेश दिया कि बंगाल की सभ्यता और संस्कृति बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रची बसी हुई है। ना पार्टी का कोई फ्लैग है ना कुछ, हम पूरे कल्चर को अपने अंदर भर करके यहाँ लोगों के सामने मौजूद हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने ही बचे हैं।
ऐसे में राजनीतिक पार्टियां खुद को स्वामी विवेकानंद की विरासत का वारिस साबित करने में जुट गई हैं। यही वजह रही कि कोलकाता में बीजेपी की पदयात्रा के जवाब में टीएमसी सड़कों पर उतर आई और उसने भी मार्च निकाला। पार्टी की ओर से सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पदयात्रा की अगुवाई की और अपने समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। टीएमसी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए पूरा दम लगा दिया। बीजेपी की रैली के जवाब में तृणमूल की तरफ से आज खुद अभिषेक बनर्जी सड़क पर उतरे हैं। ये पदयात्रा बीजेपी की पदयात्रा का जवाब देने के लिए निकाली गई, लेकिन इसमें कुछ बातें अलग थी। जैसे कि टीएमसी के मार्च में लोग पार्टी के झंडे लेकर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद से जुड़ा कोई गीत भी नहीं गाया और लगातार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थन में नारे लगाते रहे। यही नहीं, मार्च के बाद लोगों को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दोनों पार्टियों की पदयात्राओं में उमड़ी भीड़ की तुलना कर डाली और बीजेपी को घेरा। तुलना करी আমরা দুটো পদযাত্রার মধ্যে 10-0 গোলে बाकीरा हेरे जाबे। बंगाल की सत्ता पाने के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियां महापुरुषों का नाम जोर शोर से ले रही हैं और हर उस मौके पर जनता के बीच पहुंच रही हैं जो उन महापुरुषों से जुड़ा है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी उन्हीं में एक है। डेविड वार्नर ने मोहम्मद सिराज से माफी मांगी। डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और दर्शकों के बुरे बर्ताव के लिए मोहम्मद सिराज से माफी मांगी। इससे पहले तीसरे सिडनी टेस्ट में कुछ दर्शकों ने सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे और वहां पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा के पणजी पहुंचे, जहां उन्होंने आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का हाल जाना। उन्होंने बताया कि श्रीपद नाइक की हालत अभी खतरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द एम्स दिल्ली की एक टीम गोवा आएगी और श्रीपद नाइक के इलाज पर आगे फैसला लेगी। एक दिन पहले सड़क हादसे में श्रीपद नाइक घायल हो गए थे, जबकि उनकी पत्नी समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। सारे डॉक्टर्स ने जिस प्रकार का रोल प्ले किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने लद्दाख में बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया। वहां भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ में दब चुकी हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मॉडल टाउन इलाके में बनी नैनी झील की भी निगरानी बढ़ा दी गई। ये झील बतखों के साथ कई प्रवासी पक्षियों का भी बसेरा है। इस झील की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पक्षियों के हर रोज जो सैंपल्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने इसका जायजा लिया। उन्होंने इस झील के साथ ही आसपास के इलाकों पर भी नजर रखने का दावा किया। नगर निगम ने कमर कस ली है, इसलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कर्नाटक के शिमोगा से एक डरावने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कोबरा ने एक आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया गया कि एक रिहायशी इलाके के पास कोबरा को देखने के बाद कुछ लोगों ने उसकी खबर सांप पकड़ने वालों को दी, लेकिन वो लोग बिना तैयारी के ही उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। नदी के किनारे एक टूटे पेड़ पर खड़े होकर दोनों ने कोबरा को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। किंग कोबरा प्रजाति का यह सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, लेकिन उसे एक आदमी ने एक डंडे की मदद से पकड़ने की कोशिश की। इस बीच उसके साथी ने कोबरा की पूंछ पकड़ ली। जो आदमी आगे खड़ा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और कोबरा ने उस पर हमला कर दिया। वो संभल पाता इससे पहले ही कोबरा ने दोबारा हमले के लिए अपना फन फैला दिया। उस आदमी ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए कोबरा की गर्दन को दबोच लिया और उसका साथी भी कोबरा पर झपट पड़ा। दोनों ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने काबू में किया। वैक्सीन लगाने का काम शुरू होने से पहले वैक्सीन की पहली खेप देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग शहरों में कार्गो प्लेन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई गई, जिसके लिए देर रात ही पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हलचल शुरू हो गई। कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रकों में वैक्सीन के डिब्बों को पुणे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां से स्पाइस जेट के कार्गो प्लेन में वैक्सीन के डिब्बों को चढ़ाया गया। अलग अलग शहरों में वैक्सीन का स्वागत भी शुरू हो गया। अहमदाबाद में वैक्सीन के स्वागत के लिए पहले डिब्बों पर तिलक लगाया गया और फिर नारियल फोड़ा गया। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच तापमान में रखना जरूरी है। इसके लिए खास तरह की स्टोरेज का इंतजाम किया गया। ये बड़े बड़े जो यूनिट बनाए गए हैं रेफ्रिजरेटर, वहाँ पर पूरी प्रोसेस है और तकरीबन 2,76,000 जो वैक्सीन की हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अहमदाबाद में वैक्सीन के डिब्बे तब तक रहेंगे जब तक वैक्सीन लगाने का काम शुरू नहीं होता। उसके बाद अलग अलग जिलों के वैक्सीन सेंटर में ये डिब्बे पहुंचाए जाएंगे। अभी ये खुल नहीं सकता जब तक हम डिसाइड नहीं करें कि डिस्ट्रिक्ट को कब देना है।
दिल्ली में भी वैक्सीन का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट से निकले वैक्सीन के हर डिब्बे पर सर्वे संतु निरामया लिखा गया, जिसका मतलब सबके निरोगी होने की कामना से। दिल्ली में वैक्सीन का सेंटर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में बनाया गया है, जहां एक अलग बिल्डिंग में वैक्सीन को रखने के लिए खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू होने से पहले तक ये डिब्बे अब कोल्ड स्टोरेज में ही रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन भेजने की शुरुआत के पहले ही दिन पुणे से देश के 12 शहरों के लिए स्पाइस जेट के अलग अलग विमान रवाना किए गए। इन 12 शहरों में दिल्ली, करनाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल है। जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने भेजी उसका नाम कोविशील्ड है, जो ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार की गई है। जिन डिब्बों में वैक्सीन को पैक किया गया उनमें हर एक डिब्बे में वैक्सीन की 12,000 डोज को रखा गया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि ये वैक्सीन की कुल 1 करोड़ 10 लाख डोज बनाई जा चुकी हैं, जबकि वैक्सीन बनाने का काम दिन रात किया जा रहा है। हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में बर्फबारी को थमे हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन कई इलाकों की सड़कें अब भी बंद पड़ी है। पुंछ इलाके में भी कई रास्ते बंद होने से लंबे वक्त तक लोग काफी परेशान रहे और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने वहां की सड़कों पर बर्फ हटाने वाली कई मशीनें उतार दी। सबसे पहले उन सड़कों से बर्फ हटाई गई जो पुंछ को जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों से जोड़ती हैं। साथ ही दूर दराज के गाँव को जोड़ने वाली सड़कों से भी बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया गया। जैसे स्नोफॉल हमारा रुका है ये 5-6 जनवरी को, उसके बाद हमने मशीनरी जो है मूग रोड में डिप्लॉय कर दी थी। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, शोपिया, गुरेज और पुंछ समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई थी और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इटली में हुई भारी बर्फबारी के बाद वहां की एक 200 साल से भी ज्यादा पुरानी चर्च को बचाने के लिए जांबाज दमकल कर्मियों की टीम ने खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। वहां बीते दिनों इतनी बर्फ गिरी कि ऐतिहासिक धरोहरों के वजूद के लिए खतरा खड़ा हो गया, जिसमें सपादा इलाके का 2 सदी पुराना यह गिरजाघर भी शामिल है, जो लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन सदियों की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी ऐसा अभिशाप साबित हुई कि चर्च की छत के गिरने की नौबत आ गई। बर्फ के बोझ से वो किसी भी पल ढह सकती थी। लिहाजा इतनी बड़ी चर्च से बर्फ हटाने जैसे कमर तोड़ और जोखिम भरे काम को करने के लिए दमकल कर्मियों ने जान की बाजी लगा दी। कई फीट ऊंची चर्च की छत तक पहुंचने के लिए वो जिद्दी बर्फ के ढेर पर फावड़ा चलाते नजर आए। कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसलिए वो अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ाते दिखे। लेकिन पूरी चर्च पर जमी 3 फीट से भी मोटी बर्फ के लिए सिर्फ फावड़ा ही काफी नहीं था, इसलिए फिर दमकल कर्मियों ने बर्फ के विशाल टुकड़े काट काट कर नीचे फेंके। लेकिन इस बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा धसक गया और उस पर खड़ा एक दमकल कर्मी लड़खड़ा गया। वो तो शुक्र रहा कि वो रस्सी से बंधा था, नहीं तो चर्च को बचाने के चक्कर में उसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाती। ऊपर से बर्फ की शक्ल में मौत आती देखकर नीचे खड़े 2 दमकल कर्मी भी तुरंत पीछे हट गए। बताया गया कि दमकल कर्मियों ने पिछले कुछ हफ्तों में इलाके में इस तरह के 200 अभियान पूरे किए हैं। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली को नुकसान हुआ। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा एक स्थान ऊपर दूसरे नंबर पर पहुंच गए, जबकि बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को एक स्थान का नुकसान हुआ। कोहली तीसरे जबकि रहाणे 7वें स्थान पर खिसक गए। इनके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 2 पायदान के फायदे के साथ 8वां स्थान हासिल कर लिया। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने बताया कि लद्दाख में एलएसी पर हालात पहले जैसे बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने माना कि चीन लगातार साजिश में अब भी जुटा हुआ है। जो स्थिति है आज लद्दाख में, वो वही स्थिति है जो हमेशा के लिए रही है। रेलवे को खुफिया विभाग से जानकारी मिली है कि टिकटों की कालाबाजारी करने वाले फर्जी खबरें फैला रहे हैं। इस गिरोह का मकसद सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फेक प्रोफाइल बनाकर रेलवे को बदनाम करना है। पिछले कुछ महीनों में रेलवे पुलिस ने कई ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके बाद से टिकट की कालाबाजारी से जुड़े लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं।
मुंबई में कारोबारी ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए उनकी तस्वीरें पतंगों पर लगा दी। यही नहीं, उस कारोबारी ने कुछ पतंगों पर किसानों से जुड़ी अखबारों की खबरों को चिपका दिया। प्रोटेस्ट जो है जमीन पर ही नहीं, आज बादलों में भी है। किसानों की तस्वीरें लगी इन पतंगों को खरीदने में लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाई। हम लोग बाहर जाके तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पतंग उड़ा के तो कम से कम इसे प्रमोट कर सकते। चौथे ब्रिस्बेन टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर सस्पेंस बन गया, लेकिन चर्चा यह भी है कि अगर बुमराह 50% भी फिट हुए तो वो शुक्रवार को खेलने उतर सकते हैं। किसान आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की। किसानों की मांगों पर दोनों नेताओं की अमित शाह से चर्चा हुई। हरियाणा के सीएम खट्टर ने उम्मीद जताई कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा, तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसका जल्द समाधान करेगी। ये आशा की जाती है कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास की व्यक्त किया गया है। तो ये बात तो मजबूती से सरकार चल रही है। हाँ। जहाँ किसान की बात आई थी, एक एक विषय पर चर्चा हुई है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको रिजॉल्व करेगी। कांग्रेस की यूथ विंग और छात्र विंग के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर कृषि मंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की, जिसके लिए तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शनकारी कृषि मंत्री के घर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने उससे कुछ दूर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, फिर अनाउंसमेंट कर प्रदर्शनकारियों से लौटने की अपील भी की। आपसे प्रदर्शन गैर कानून घोषित किया जाता है, आपको यहाँ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एक एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर बस में बिठाया गया। कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों में बैठने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें जबरन उठाकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश हुई, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इससे पहले काफी देर तक प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर थाली बजाते हुए प्रदर्शन करते रहे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर थाली बजा करके प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग गले में सब्जियों की माला पहनकर पहुंचे तो कुछ युवक सड़क पर बैठकर बूट पॉलिश करते दिखे। ये सिर्फ थोड़े दिनों में शो पीस रह जाएगा जब एक काला कानून आएगा। आज इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ने अपने पति की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उस महिला के पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था, जिसका पता चलते ही वो आपे से बाहर हुई और उसने सबके सामने अपने पति को पीट दिया। उसके साथ पहुंचे कुछ लोगों ने भी उससे मारपीट की। वहीं कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए, लेकिन उस महिला के गुस्से के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में 12 लोगों की मौत पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। दावा किया गया कि इन सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो लोग शवों को लेकर सड़क पर उतरा। कुछ लोग तो सड़क पर बैठ ही गए, जिसकी वजह से वहां जैम लग गया। हालात को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस वालों को भी मुस्तैद कर दिया गया। इससे पहले पोस्टमार्टम के दौरान भी पुलिस वालों को गाँव वालों की नाराजगी झेलनी पड़ी। गुस्साए लोगों ने मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई। 4 संदिग्ध लोगों को माना गया है कि इन लोगों ने शराब का विक्रय किया था। इस घटना में 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अभद्र टिप्पणी के एक मामले में जमानत मिली। पूर्व सांसद जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई। आज न्यायालय ने उनको जमानत दी है और उनके साथ इंसाफ कराए। हम न्यायालय के शुक्रगुजार हैं। बिहार के दरभंगा में एक आदमी की हत्या के 4 दिन बाद उसका शव बरामद होने पर लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। जेडीयू विधायक मदन सहनी ने भी इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रशासन से अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस हत्या के जो भी दोषी है उसका स्पीडी ट्रायल हो और उनको कानून के तहत उनको सजा दिया जाए। बर्ड फ्लू ने झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
वहां कुछ मुर्गियों के बीमार होने के बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कड़कनाथ मुर्गों में बर्ड फ्लू की खबर के बाद पशुपालन विभाग ने जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में दोबारा लगे लॉकडाउन को वहां के कुछ रेस्टोरेंट मालिकों ने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां पिछले महीने यानी 19 दिसंबर को फिर लॉकडाउन लगा दिया गया था, जो अब वहां के कुछ रेस्टोरेंट मालिकों को खलने लगा है। विरोध जताने के लिए वो अपने कर्मचारियों के साथ सड़क पर उतर आए और रेस्टोरेंट खोलने की मांग करते हुए बर्तन बजाने लगे। इस दौरान सभी के हाथों में पोस्टर भी दिखे, जिनमें स्पेनिश में लिखा था, या तो रेस्टोरेंट खोलने दो या फिर मार डालो। Mi gente la está pasando muy mal y cada día perdemos más puestos de trabajo. कुछ लोगों ने तो सरकार की सख्ती को नजरअंदाज करते हुए अपने रेस्टोरेंट तक खोल दिए, जिसके बाद वहां इक्का दुक्का लोग भी पहुंचने लगे और वो खाने पीने की चीजों के ऑर्डर भी देते नजर आए। यही नहीं, ऑनलाइन खाने की डिलीवरी भी शुरू कर दी गई। Tenemos derecho a vivir, tanto el que está enfermo como el que quiere trabajar. El coronavirus nos morimos de hambre. रेस्टोरेंट मालिकों ने इस कदम के पीछे उनके सामने भूखों मरने की नौबत आने का हवाला दिया, साथ ही सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की। भारत में बने कोरोना के सस्ते टीके की दुनिया भर में चर्चा है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दूसरे देशों की वैक्सीन के मुकाबले देश में बनी वैक्सीन बेहद सस्ती है, जिसका दावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया। इतना ही नहीं, स्वदेशी वैक्सीन का रखरखाव भी आसान है। बताया गया कि अमेरिकी कंपनी फाइजर का टीका भारतीय रुपयों में 1431 रुपए का है, जबकि अमेरिका की ही मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन की कीमत तो इससे और भी ज्यादा है। उसका दाम 2300 से 2700 रुपए के बीच है। वहीं रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का दाम 734 रुपए है। ये दाम अमेरिकी कोरोना वैक्सीन के मुकाबले कम तो है, लेकिन इतना नहीं कि भारतीय वैक्सीन के दाम को टक्कर दे सके, क्योंकि अगर टैक्स हटा दें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड की कीमत महज 200 रुपए है और भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सिन 295 रुपए की। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर चर्चा के समय पाकिस्तान और डी कंपनी पर जोरदार निशाना साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे दाऊद इब्राहिम को पनाह देने पर लताड़ा। We in India have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection but actually enjoying 5-star hospitality. पिछले साल अगस्त में अमेरिका के कनोशा शहर में अफ्रीकी मूल के एक नागरिक पर गोलियां चलाने वाले पुलिस अफसर को राहत मिली तो लोग फिर सड़कों पर उतरे। पिछले हफ्ते वहां के सरकारी वकील ने आरोपी पुलिस वाले पर कोई चार्ज नहीं लगाने का फैसला किया था, जिसके बाद वहां के लोगों के मन में 4.5 महीने से दबा गुस्सा दोबारा बाहर निकला है। इंसाफ और पुलिस सुधार की मांगें प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने माइनस में जा चुके तापमान में भी शहर में घूम घूम कर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस वाले को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग भी की। Kenosha is not safe with Rustin Shesky continuing to be on the police department. पिछले साल अगस्त में कनोशा में आरोपी पुलिस वाले ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक को 1-2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 7 गोलियां उसकी पीठ में उतार दी। वो शख्स बच तो गया था, लेकिन इस गोलीबारी ने उसे चलने फिरने लायक नहीं छोड़ा। इस घटना पर लोग पहले ही भड़के हुए थे और जब आरोपी पुलिस वाले पर मुकदमा न चलाने के फैसले की भनक लगी तो उन्होंने फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि ये प्रदर्शन पिछले प्रदर्शनों के मुकाबले बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था, जिसकी उम्मीद प्रशासन को भी नहीं थी। कृषि सुधार कानून के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबरों को बीजेपी और जेजेपी ने सिरे से खारिज किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने साथ ये बताया कि गठबंधन में किसी तरह की फूट नहीं है और हरियाणा में सरकार पूरी तरीके से मजबूत है। हरियाणा के राजनीति के लिहाज से क्या कुछ बातचीत हुई? राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक माहौल सब ठीक है। कोई किसी प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती हैं, खास करके मीडिया के बंधु लगाते हैं अथवा विपक्ष के लोग लगाते हैं, उन अटकलों में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। हमारी सरकार एक बहुत सुंदर तरीके से मजबूती से चल रही है और अपना पूरा कार्यकाल ये सरकार करने वाली है। सर, आपको लग रहा है कि कोई खतरा है सरकार को? मजबूती से सरकार चल रही है। हाँ। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग अब इस बीमारी को फैलने से रोकने में जुट गया। दिल्ली के मयूर विहार, संजय झील और द्वारका से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन जगहों पर सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया।
संजय झील से सामने आई तस्वीरों में पशुपालन विभाग के कर्मचारी केमिकल का छिड़काव करते दिखे। इसके साथ ही झील के आसपास चूना छिड़का गया और पार्क को भी सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा उन जगहों का घेराव कर दिया गया जहां एक दिन पहले करीब 400 बतखों को मारकर दफनाया गया था। पशुपालन विभाग की तरफ से यहाँ सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। विभाग ने एहतियात बरतते हुए पार्क को अगले 3 महीने के लिए बंद कर दिया। साफ सफाई की इस तरह की तस्वीरें दूसरी जगहों से भी सामने आई। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर टीचरों की तैनाती की गई ताकि दिल्ली में बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। टीचरों को ये जिम्मेदारी रहेगी कि जिंदा पक्षी, मुर्गा मुर्गी को दिल्ली में ना लाया जा सके। साथ ही किसी बाहर से चिकन लाने पर भी दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। इस सब पर दिल्ली की बॉर्डर पर तैनात टीचर नजर रखेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि उनके राज्य में 3 से 4 दिन में बर्ड फ्लू के केस कम हुए हैं, लेकिन पोल्ट्री सप्लाई को बंद रखा गया है। 7 दिन तक जो बाहर से हमारे पोल्ट्री का जो ये आता है, सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो है उसको हमने कहा कि 7 डेज के लिए उसको रोक, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में रिस्ट्रिक्ट किया है, रोका है 7 डेज के लिए सिर्फ। पूरे राज्य में सर या पूरे राज्य में। तो वहीं महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वहाँ पे पाया गया उसके 1 किलोमीटर दायरे में जितनी भी पोल्ट्रीज है वहाँ पे हम कलिंग करने वाले। वो जब पूरा आ जाएगा हमारे पास ब्यौरा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। पर एक एरिया के अंदर अभी फिलहाल कलिंग वाला मामला हमारा परभनी में है। उसके बाद यदि कोई पोल्ट्री में दिखता है तो जरूर उसमें हम उसको उसी तरीके से आगे जाएंगे। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की तारीख के ऐलान के बाद अब इनकी कीमतों से भी पर्दा उठा दिया गया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के 1 डोज की कीमत 200 रुपए है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 1 डोज 295 रुपए में मिलेगा। लेकिन इन कीमतों पर ये दोनों वैक्सीन आम लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ सरकार को मिलेगी। लोगों को कोरोना का टीका जल्द लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इसी तरह सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 55 लाख डोज मंगवाए हैं, जिनमें 16.5 लाख डोज सरकार को फ्री में मिलेंगे। बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की एक शीशी में 10 डोज होंगी, मतलब एक शीशी से 10 लोगों को टीका लगाया जा सकेगा, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक शीशी में सिर्फ 1 डोज होगा, जिससे एक आदमी को टीका लगाया जा सकेगा। भारत में 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू हो रहा है और इसके पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ का दौरा किया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंचे, जहां प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उनका स्वागत किया। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने आजमगढ़ का दौरा किया। ओवैसी की एआईएमआईएम और राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया है। उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला बाहर है। महाराष्ट्र के नासिक में कुछ लोगों पर दिसंबर में सरपंच पद के लिए नीलामी आयोजित करने का आरोप लगा। दावा है कि सरपंच पद के लिए हुई इस नीलामी में 2 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई गई थी। इसके बाद नीलामी जीतने वाले आदमी को निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड के 4 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। यही नहीं, दावा है कि जहरीली शराब पीने से बीमार हुए 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जिनका इलाज दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस ने बताया कि ये पवार की निजी राय है। हमने अपनी पार्टी का मत रखा। एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, उन्होंने अपने पार्टी का मत रखा। मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मास्क खरीदने पर सियासी खींचतान शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी ने बीएमसी में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना पर मास्क की खरीदारी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। मुंबईकर का पैसा अपने सत्ताधारी शिवसेना अपने ऑफिस बियरर पे खर्चा करेगी। 80 लाख मास्क की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका की मेयर ने इन आरोपों को गलत ठहराया। तो विपक्ष का काम ही है ना बोलना, और उनको बोलना ही चाहिए, तो उनको बोलने दो। एक तरफ देश में वैक्सीन लगाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी तेज है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है कि वैक्सीन पहले सांसदों और मंत्रियों को लगनी चाहिए। तो वहीं एनसीपी के नवाब मलिक ने कहा कि पीएम मोदी को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। इतना ही नहीं, पुदुचेरी के सीएम ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मंत्री, सांसद और विधायकों को पहले वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। अगर कोई भ्रम फैल रहा है, दवाई को लेकर संदेह है, तो इस 16 तारीख के कार्यक्रम का शुभारंभ मोदी जी स्वयं टीका लगा के करें तो सारा संदेह दूर हो जाएगा। देश में यदि पहला कोरोना वैक्सीन लगे तो फिर वहीं शुरू होना चाहिए। दिल्ली में जो कितने केंद्रीय मंत्री हैं उनसे तो लोगों में विश्वास भी जगेगा। ये बात भी सही है अपनी जगह। दूसरी बात है, राज्य में आए तो ठीक है, मुख्यमंत्री से लेके पूरे मंत्रिमंडल लगाए, ये जनता की डिमांड है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई पहले उन लोगों को लगना चाहिए जो कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से जो लड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले उनको लगना चाहिए। तो दोनों अपने अपनी जगह सही हैं। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग चाहते हैं लगाना तो बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 लोग हैं, लगा के उदाहरण पेश कर सकते हैं। जनता के मन में जो आशंका है, सामान्य जनता तक ये वैक्सीन पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत का विपक्ष शुरू से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को हतोत्साहित करने, जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही थी। और आज भी जब वैक्सीन आम जनता तक पहुंच रही है, पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, भारत के इस परिणाम को देखकर दुनिया चकित है, तब कांग्रेस पार्टी आज जनता के बीच एक विवाद पैदा करना, भ्रम पैदा करना, आशंका पैदा करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस की पूरी रणनीति विध्वंसात्मक है और कांग्रेस के साथ बाकी उनके दल भी इसमें शामिल हैं। पहले ही बर्फबारी का सामना कर रहे यूरोप के देश अल्बानिया और कोसोवो अब बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। वहां लगातार भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सबसे खराब हालात तो कोसोवो के नजर आए। राजधानी प्रिस्टीना से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो किसी टापू की तरह नजर आई। हर तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। सड़कों पर इतना पानी भरा था कि वहां खड़ी गाड़ियां भी उनमें डूब गईं। कई सड़कें भी पानी में डूबी नजर आईं। कई पुल बर्बाद हो गए। बाढ़ और बर्फबारी की वजह से लोग घरों में फंसकर रह गए। कईयों को तो नावों की मदद से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना पड़ा। पड़ोसी देश अल्बानिया में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। राजधानी तिराना और आसपास के इलाके में पानी में डूबे नजर आए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। खेत, मैदान, सड़कें सब कुछ पानी में डूबे नजर आए। इस दोहरी मार से हालात ऐसे बिगड़े कि बचाव के लिए सेना को उतारना पड़ गया। चीन के शानडोंग में सोने की खदान में फंसे 22 मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया गया। बताया गया कि खदान में धमाके के बाद उसके अंदर काम कर रहे लोग वहीं फंस गए। हालांकि उन मजदूरों को निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया, लेकिन मुश्किल ये खड़ी हो गई कि धमाके की वजह से खदान के अंदर और बाहर के बीच संपर्क के लिए इस्तेमाल होने वाला सिस्टम भी ठप हो गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम मजदूरों से बात नहीं कर पाई। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कई मशीनों की मदद से लगभग 300 लोगों की पूरी फौज जुटी नजर आई। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उन्होंने लोगों के घरों में आग लगा दी, जिससे वो भड़क गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद तो वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सामने आई कुछ तस्वीरों में पुलिस अवैध तरीके से बने मकानों पर बुलडोजर चलाती दिखी, तो वहीं लोग उसका विरोध करते नजर आए। इस बीच वहां कई झुग्गियों में आग की लपटें भी उठती दिखाई दी और लोगों का सामान सड़क पर बिखरा नजर आया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके घरों में आग लगाई, जबकि पुलिस ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने जो है जानबूझ के आग लगा के सीन क्रिएट किया और इसके बाद उधर से ईंटा पत्थर छोटा चला। इस घटना में 5 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाय ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि उस गाय ने सबसे पहले साइकिल चला रही एक बच्ची पर हमला किया। तभी पास के मकान से एक महिला वहां पहुंची और उस बच्ची को बचाने में जुट गई, जिसके बाद गाय ने उस महिला पर भी कई वार किए। तभी उसकी नजर एक दूसरी महिला पर पड़ी और फिर उसे भी उसने जमीन पर पटक कर कुचलने की कोशिश की। अपनी ही बहन के बढ़ते रुतबे से घबराए उत्तर कोरिया के शासक
किम जोंग उन ने उन्हें पार्टी की शीर्ष कमेटी से हटा दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि किम जोंग उन ने अपनी बहन किम यो जोंग को पार्टी की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली कमेटी पोलित ब्यूरो से बाहर कर दिया है। इससे पहले किम के बाद उनकी बहन को ही पार्टी के अंदर सबसे ताकतवर माना जाता था। यही नहीं, जब किम जोंग उन के बीमार पड़ने की खबर सामने आई तब उनकी बहन के ही सत्ता संभालने की अटकलें लगाई गई। ऐसे में किम के इस फैसले को उनके डर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पार्टी या उत्तर कोरिया में कोई दूसरा उन्हें चुनौती दे। इसीलिए उन्होंने बहन का कद घटाने के साथ अपना प्रमोशन भी कर लिया। अब वो पार्टी के महासचिव बन गए। इससे पहले उनके पिता और दादा भी इस पद को संभाल चुके हैं। यूपी ने बर्ड फ्लू की वजह से अपनी सीमाओं को सील कर दिया। यूपी सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया। ये रोक 24 जनवरी तक रहेगी और तब तक दूसरे राज्यों से यूपी में कोई पक्षी नहीं लाया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में एक आदमी पर नौकरी दिलाने के नाम पर 400 महिलाओं से ठगी करने का आरोप लगा। दावा है कि आरोपी ने इन सभी महिलाओं से करीब 8 लाख रुपए की ठगी की। फोन स्विच ऑफ रखा है, फोन ऑन नहीं कर रहा है। तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दूसरे दलों से शिवसेना में आए लोगों को कार्यकारिणी में शामिल करने पर नाराजगी जताई। साथ ही कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह की सरेआम हाई प्रोफाइल हत्या पर पुलिस मुख्यालय एक्शन में आ गया। एक दिन पहले पटना एयरपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर की हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने उनके घर के पास ही उन्हें गोली मारी। हत्या की जांच का जिम्मा एसटीएफ को सौंप दिया गया है और एसटीएफ के अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर वारदात वाली जगह का मुआयना भी किया। पुलिस ने रुपेश सिंह की कार में मिले मोबाइल को भी खंगाला और उस शख्स से भी पूछताछ की जिससे आखिरी बार रुपेश की बात हुई थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि हत्या की वारदात को पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं डीएम के आदेश पर रात में ही मैनेजर रुपेश सिंह का पोस्टमार्टम भी किया गया। बताया गया कि हत्या से 2 दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह परिवार के साथ गोवा में छुट्टियां मनाकर लौटे थे। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? बिल्कुल, देखिए इस हत्याकांड के बाद पटना पुलिस और एसटीएफ दोनों जांच कर रही है और उन रुपेश सिंह का जहां रहते हैं पुनाईचक इलाका है वहां के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही दिन में रुपेश सिंह ने किससे बात की थी उसको भी एसटीएफ जांच करने की कोशिश कर रही है और यह पटना पुलिस और एसटीएफ दोनों का यह दावा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। कौन ऐसे अपराधी हैं जो वहां पर पहुंचे थे, पहले से घात लगाए बैठे थे और जैसे ही रुपेश अपने घर के पास पहुंचे उसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ एक के बाद एक 6 गोलियां दाग दी जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, लेकिन हत्या के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस यह जरूर दावा कर रही है कि इस पूरे मामले का जल्दी खुलासा हो जाएगा। चंद्रमोहन, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या पर दुख जाहिर किया। उन्होंने मैनेजर रुपेश सिंह के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, मेरे संसदीय क्षेत्र निवासी पटना हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस के सौम्य और कार्यकुशल एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या से अत्यंत दुखी हूं। विश्वास है कि अपराधियों की पहचान जल्द होगी। हम सब शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह ने जल्द से जल्द हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि तुरंत अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने पटना में सरेआम हुई इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या पर चिंता जाहिर की और राज्य की एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए। गंभीर चिंता का विषय है जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए।
ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इंडिगो एयरलाइंस की मैनेजर की हत्या के बहाने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या आपसी रंजिश की बात भी सामने आई है? देखिए, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। क्या यह आपसी रंजिश है या कोई पुरानी अदावत है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह दावा भी किया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले की हकीकत भी सामने आ जाएगी। और इस हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है। एसटीएफ की जो स्पेशल टीम है वो भी लगातार रात भर तहकीकात में जुटी रही कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या हो सकती है। पूरे फोन कॉल्स खंगाले जा रहे हैं, इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, और साथ ही यह भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ दिन पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपेश सिंह की किसी से झगड़ा हुई हो या किसी तरह की कोई घटना हुई हो जिसके बदले में उनकी हत्या कर दी गई है। तो इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। क्या कोई पुरानी अदावत तो नहीं है। तो अभी पुलिस सभी मामलों को, सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद यह दावा भी किया जा रहा है कि जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा कि रुपेश सिंह की हत्या क्यों और कौन लोगों ने किया है। क्योंकि जिस तरह से उनके घर पहुंचने के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जिसमें उनकी मौत हुई है, साफ तौर पर पुलिस यह मान रही है कि यह पेशेवर हत्यारों के द्वारा हत्या कराई गई है। ऐसे में पूरे मामले को खंगाला जा रहा है। पुलिस पूरे बिल्कुल चंद्रमोहन, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। कोरोना महामारी